सो हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ डिफाइंड फंक्शंस, वी कैन से, जो लाइब्रेरी फोल्डर में मिल सकते हैं. सो वी कैन से दैट हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डिफाइंड फंक्शंस. हेडर फाइल इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफाइंड फंक्शन. तो ये हो गया हेडर फाइल. अब हेडर फाइल के बहुत सारे टाइप्स है, मतलब उसके प्रकार, जैसे कि हमने देखा मैथमेटिकल एक कैटेगरी है उसका. हेडर फाइल्स के बहुत सारे कैटेगरी है, मतलब स्ट्रिंग कैटेगरी, कैरेक्टर कैटेगरी और फिर स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट कैटेगरी. तो हम उसका एक टेबल देखेंगे कि जनरली हम 4 कैटेगरी है तो उसकी स्टडी करेंगे. फिर बाद में आगे डेप्थ में भी आगे आप जब पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो वहाँ पे भी अलग अलग रहेंगे, पर जनरली जो यूजफुल है बेसिक नॉलेज वो अब हम पढ़ेंगे. तो हम उसका टेबल बनाते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स. हेडर फाइल्स की कैटेगरी, कैटेगराइजेशन, और फिर यहाँ पे वो कैसे लिखा जाता है, मतलब अगर इंक्लूड करना है. तो ये टेबल करने के पहले मैं भूल गया आपको बताना कि ये टेबल करने के पहले हम देखते हैं कि हेडर फाइल इंक्लूड कैसे किया जाता है, मतलब हेडर फाइल को प्रोग्राम में लिखा कैसे जाता है, तो वो देखते हैं पहले. हेडर फाइल को लिखने के लिए एक हैश इंक्लूड ये स्टेटमेंट होता है, और फिर आगे ये ग्रेटर देन और ये लेस देन और ग्रेटर देन, इसमें हेडर फाइल पुट किया जाता है, हेडर फाइल का नाम. तो ये हैश इंक्लूड हेडर फाइल, मतलब यहाँ पे नाम डाला जाता है. अगर मैथमेटिक्स का रहा तो math.h ऐसे सी लैंग्वेज में लिखा जाता है. अगर अब हम पढ़ रहे हैं C++, तो C++ इज जनरली सबसेट ऑफ सी लैंग्वेज, मतलब पहले सी लैंग्वेज आया फिर उसके बाद C++ लैंग्वेज आया. तो सी लैंग्वेज थ्रू C++ लैंग्वेज एस्टेब्लिश हुआ, यानी बॉर्न हुआ. तो सी लैंग्वेज के जो फंक्शंस हैं ऑलमोस्ट सारे C++ के लैंग्वेज है. बस सी लैंग्वेज के जो फंक्शंस हैं सिमिलरली C++ लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम फंक्शंस है. बस सी लैंग्वेज और C लैंग्वेज में फ़र्क इतना ही है कि ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सिर्फ एक एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर थ्रू एक टॉप डाउन डिज़ाइन एक ये होता है कोड्स, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स और ओरिएंटेड रहता है, ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. तो ये फ़र्क है. तो मैं कहा था ये बताने के लिए कि हेडर फाइल कैसे यूज़ करते हैं, मतलब अगर कोड स्टार्टिंग में कोड लिखना है तो ये यूज़ करते हैं. हैश इंक्लूड एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हेडर फाइल इनपुट कर सकते हैं. तो ये था मतलब सिंटेक्स है ये हेडर फाइल कैसे है. सिंटेक्स यानी ग्रामर, जो एक पैटर्न कि ये कैसे रूल है कि ये हैश इंक्लूड यूज़ करने के बाद ही हेडर फाइल तो ही वो कंपाइल और रन हो सकता है प्रोग्राम में. तो हम एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हैश इंक्लूड फिर बाद में क्या क्या होता है. तो हैश इंक्लूड, फिर यहाँ पे हेडर फाइल, ये होने के बाद फिर बाद में हम लिखते हैं C++ लैंग्वेज में लिखते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस std. फिर बाद में ये यूजिंग नेम स्पेस std एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, जैसे कि ये काउट सिन, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है, ये पहले से डिफाइंड है, ये हर जगह लगने वाली है कोड. अब अगर हमें आउटपुट देना है तो मॉनिटर पे आउटपुट देने के लिए हर बार लगने वाली है. तो काउट एक स्टैंडर्ड फंक्शन है. सिन यूज़र के पास से हमें डेटा फेच करना ही होगा, मतलब कोड लेने के लिए कोड लिखते समय सिन एक स्टैंडर्ड फंक्शन, मतलब हर बार
यूजुअली यूज़ करते ही है। तो दिस इज और स्टैंडर्ड फंक्शन विच हम अगर यूजिंग नेम स्पेस std इनपुट करते हैं यहाँ पे कोड में, तो ये सब आते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो दैट्स वाई वी यूजिंग नेम स्पेस std। अगर नहीं यूज़ करते तो हमें सिंटेक्स में हर बार std ऐसे काउट ऐसे लिखना होता। तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट एवरी टाइम std। ये जनरली हम बहुत बार यूज़ करते हैं, तो ये हर बार ये लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसकी वजह हर बार यहाँ पे लिखने की वजह तो हम डायरेक्टली यहाँ यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड std लिखे तो यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो दैट्स वाई वी यूजिंग नेम स्पेस std। और फिर आगे हम यहाँ पे मेन फंक्शन डालते हैं, void main। तो ये मेन फंक्शन मतलब ये फंक्शन स्टार्ट होने के बाद ही अगला प्रोग्राम्स रन हो गए। अगर ये मेन फंक्शन नहीं रहा तो कंपाइल होना ही बंद हो जाएगा, मतलब कंपाइलर कंपाइल ही नहीं करेगा, मतलब रन ही नहीं करेगा, कोड्स रीड ही नहीं करेगा कंपाइलर। तो दैट्स वाई वी यूज मेन फंक्शन। ये इंडिकेट करता है कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मेन, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो स्टार्टिंग में मेन फंक्शन लिखना ही होगा। तो इसकी वजह कुछ नहीं कंपाइलर रन ही नहीं करेगा, रीड ही नहीं करेगा कोड्स। तो इसलिए हम मेन फंक्शन लिखते हैं। ठीक से लिख लेता हूँ, void। अब ये void क्या है? अब यहाँ पे void की वजह इंटीजर भी लिख सकते हैं, यानी कि int। जैसे कि आपने पढ़ा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस में int, इंटीजर यानी 1 2 3, देयर आर होल नंबर्स या जीरो भी नेचुरल नंबर्स, दीज आर इंटीजर्स। और फ्लोटिंग पॉइंट यानी फ्लोट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दैट आर 1.1 2.3 ऐसे। तो हम फ्लोट फ्लोट मेन भी या इंट मेन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। पर void मेन और इंट मेन में फ़र्क क्या है? void यानी जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब वैल्यू रिटर्न नहीं करता मतलब अगर एक प्रोग्राम रन होता है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म होता है, मतलब ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस, तो यहाँ पे ख़त्म होने के पहले एक वैल्यू रिटर्न होती है, कौन सी भी वैल्यू। अगर 0 मतलब जो आउटपुट आता है, जो रिटर्न होता है, फिर से मेन फंक्शन के पास रिटर्न होता है। अगर हम इंट करते हैं, इंट मेन यूज़ करते हैं, इंटीजर टाइप मेन फंक्शन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हर बार एक वैल्यू रिटर्न होती है। और void मतलब एक वैल्यू रिटर्न नहीं होती, इट डजेंट टेक एनी वैल्यू रिटर्न अगेन टूवर्ड्स द मेन फंक्शन, द प्रोग्राम डजेंट टेक एनी रिटर्न वैल्यू, सो void फंक्शन। और इंट मतलब एक रिटर्न 0 मान लो, तो एक आउटपुट फिर से रिटर्न होता है। तो ये रहा void main फंक्शन। तो फिर बाद में ये ओपन ब्रेसेस, ये इंडिकेट करता है कि एक फंक्शन मतलब एक प्रोग्राम ओपन हो गया है, फिर यहाँ से फिर क्लोज हो गया है, फिर से ओपन हो गया है, मतलब एक वन पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज रनिंग विच टेल्स द कंपाइलर और indicates the compiler that this is a part of one program, one function that the compiler has to run or compile it. So this is the use of the, मतलब in short it indicates that the program has started and program has ended. So this is the indication that towards the compiler, ये बताता है कंपाइलर को एक प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और एक प्रोग्राम एंड हो गया है। तो मतलब एक सिंटेक्स टाइप है। तो ये C++ का सिंटेक्स है जो C में भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये हो गया सिंटेक्स इसका। तो प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? स्टार्टिंग में पहले हैश इंक्लूड हेडर फाइल। हैश इंक्लूड मतलब जो क्या करता है वो मतलब एक कंपाइलर को बोलता है कि ये हेडर फाइल इंक्लूड कीजिए प्रोग्राम में। तो वो हैश इंक्लूड के थ्रू कंपाइलर रीड करता है, तो उस कंपाइलर को समझ जाता है कि ये हेडर फाइल एक हेडर फाइल जैसे कि math.h मान लो, stdio.h जो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो इंक्लूड कर लेते हैं। फिर बाद में यूजिंग नेम स्पेस std मतलब जैसे कि काउट सिन और अलग अलग जैसे कि है getch और फिर आगे बहुत सारे, तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन जो रिपीटेडली यूज़ करते हैं जो std वो ले लेता है। फिर void main फंक्शन जो स्टार्ट करने के लिए यूज़ करता है, मतलब सारे मेन फंक्शंस इसमें इंक्लूडेड है। तो ये हो गया सिंटैक्स। तो अब फिर से आते हैं टेबल बनाने में।
तो जैसे कि हेडर फाइल के 4 प्रकार है, तो हेडर फाइल के 4 प्रकार हम देखते हैं कौन से हेडर फाइल्स। तो कैटेगराइजेशन करते हैं, तो फिर पहले स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस, तो ये हो गया पहला। तो दूसरा है कैरेक्टर फंक्शंस, और तीसरा स्ट्रिंग फंक्शन, और चौथा मैथमेटिकल फंक्शंस, जो मैं बता रहा था SQRT और पावर का POW। तो ये आगे हम पढ़ेंगे डीप में क्या है ये मैथमेटिकल फंक्शंस। तो अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो ये है 4 प्रकार हेडर फाइल्स के, मतलब जनरली मतलब बेसिक 4 प्रकार, आगे भी बहुत है जो डीप में है, तो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये 4 प्रकार है। तो हम पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट